बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024 चैप्टर नंबर 24 रिलेटिविटी। इसका पार्ट जो है वो हम 16 करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। आखिरी टॉपिक इस चैप्टर रिलेटिविटी का और सबसे ख़तरनाक टॉपिक इस चैप्टर रिलेटिविटी का जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में दिया, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं और ये इसका पार्ट 1 है। ठीक है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है। इसको जब तक आप समझेंगे नहीं तो आप हाँ भी होगा फिर आपका कि एमडी कैट टेस्ट क्वालिफाई आप कर लेंगे, आप ई कैट टेस्ट क्वालिफाई कर लेंगे, या फिर आप फिज़िक्स में जो है वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि भाई ये फ़िज़िक्स की जान है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं इसको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्विक रिव्यू जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं सबसे पहले आपके सामने जो चीज़ लेके आना चाहता हूँ ना, आप ज़रा उसको समझें और अपने आप से ये सवाल करें। आपने 9th क्लास से फ़िज़िक्स को देखा, मैट्रिक में देखा, फर्स्ट ईयर में देखा, इंटर में देखा, इसके अलावा केमिस्ट्री में देखा। आपने दो चीज़ों को मुतवातिर देखा होगा ना। एक आपने ये चीज़ देखा होगा थ्योरी, और दूसरी ये चीज़ देखी होगी आपने इक्वेशन या फार्मूला, आप इसको कहते हैं इक्वेशन या फार्मूला। ये जो थ्योरी है इसमें क्या है? कोई मैथमेटिक्स नहीं है। थ्योरी एक बयान है, किसी ने कोई बात बोली है, ये थ्योरी है, ऐसी बात है। मतलब ये प्योरली टेक्स्ट है जिसमें नो मैथ्स, इसमें कोई मैथ्स नहीं है, इसमें कोई मैथ्स नहीं है। इक्वेशन की बात करें या फार्मूले की बात करें जो कि आपको मिल जाता है, मिसाल के तौर पर आपके पास F = ma, ये एक फार्मूला आ रहा है या फिर ये आपके पास इक्वेशन आ रही है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है, इसके अंदर मैथमेटिक्स है। यार ये क्या मुसीबत क्या है आखिर? ये क्या, ये वाकई मुसीबत है या क्या कमाल है ये कि हर जगह थ्योरी इक्वेशन, थ्योरी इक्वेशन, थ्योरी इक्वेशन। आप फार्मूला डिराइव कर रहे हैं इक्वेशन के लिए या फार्मूले के लिए। आप देखें, डिराइव कर रहे हैं, फार्मूला डिराइव कर रहे हैं आप। फार्मूला बनाना आपको सिखाया जा रहा है कि भाई फार्मूला कैसे बनाया जाएगा, इस थ्योरी की मदद से। तो घूम फिर के अगर मैं एक लफ्ज़ में आपको समराइज़ करूं तो मैथमेटिक्स जो है, और मैथमेटिक्स के अंदर ये जो इक्वेशन आ जाती हैं बार 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 बार, यार इनका काम क्या है और इसकी अहमियत क्या है? मैं आपके सामने दो बॉडीज़ अगर रख देता हूँ, एक बॉडी ये रही और दूसरी बॉडी ये रही। ये जो है वो अलाइव बॉडी है, ज़िंदा इंसान है, ये जो है वो मुर्दा इंसान है। आप दोनों में फ़र्क बता सकते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है? आप एक ही चीज़ का फ़र्क बताएंगे, सर ये जो ज़िंदा इंसान है ना, इसकी सांस चल रही है, ये सांस ले रहा है इसलिए ये ज़िंदा है। ये जो मुर्दा इंसान है ना, ये मुर्दा इसलिए है क्योंकि इसकी सांस नहीं चल रही, इसकी सांस रुकी हुई है। आसान सा फ़र्क है ना। इसका मतलब ये हुआ सांस जो है इसकी बड़ी अहमियत है, सारा कमाल इसका है। तो अगर सांस है तो ज़िंदा है, सांस निकल गई तो मुर्दा है। समझ में आ रही है बात आपको? बिल्कुल इसी तरह ये बात जहन नशीन कर लीजिए आप लोग कि साइंस की बिल्डिंग जो है ना, साइंस की बिल्डिंग मैथमेटिक्स इक्वेशन के ऊपर खड़ी है। इस इक्वेशंस के ऊपर या इन फार्मूलाज के ऊपर, इन इक्वेशंस या इन फार्मूलाज के ऊपर। थ्योरी तो एक बात है ना, सिर्फ इसी थ्योरीज़ की मदद से हम इक्वेशन बनाते हैं। मैंने सिर्फ आपको इम्पोर्टेंस बताई है अभी कि ज़िंदा और मुर्दा शख्स में अगर आप फ़र्क निकालना चाहें तो आप क्या फ़र्क निकाल लेंगे? सांस। आसान सी बात है भाई, सांस चल रही है तो ज़िंदा है, सांस नहीं है तो मुर्दा है। सांस की अहमियत है। बिल्कुल इसी तरह साइंस, मैंने पूरी साइंस की बात की है, देखें, जिसमें आपकी सारी साइंसेज आ जाती हैं, फॉर्मल साइंसेज आ जाती हैं, सोशल साइंसेज आ जाती हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज आ जाती हैं, कोई सी भी साइंसेज हैं जिसमें बायोलॉजी आ जाती है, केमिस्ट्री आ जाती है, फिज़िक्स आ जाती है। कहीं भी आपको वास्ता पड़ेगा, घूम फिर के आपको इन इक्वेशंस से वास्ता ज़रूर पड़ेगा, है ना भाई? ऐसी बात ऐसी है। आखिर क्या वजह है यार इन इक्वेशंस की? इन इक्वेशंस की अहमियत साइंस में बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह इंसान के वजूद में सांस की अहमियत है। अगर आपकी सांस चल रही है आप ज़िंदा हैं, अगर आपकी सांस नहीं चल रही तो आप मुर्दा हैं। बिल्कुल इसी तरह साइंस के अंदर, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, बायोलॉजी के अंदर इन इक्वेशंस की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे वजह है कि ये इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई हो जाएं, अगर ये इक्वेशंस सेटिस्फाई हो जाएं
तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है आपकी बात 100% सही है, आपकी बात 100% सही है, आपकी थ्योरी, आपकी बात 100% सही है। अगर आपकी थ्योरी के मुताबिक जो इक्वेशन बनी है वो सेटिस्फाई हो जाए तो आपकी बात 100% सही है, आप इस पर यकीन कर लेंगे। साइंस में ये बात है। अच्छा भाई, कैसे यकीन कर लेंगे? कैसे यकीन कर लेंगे? अगर मैं आपसे कहूँ कि मार्कर है ये, तो आपको यकीन इसलिए आ रहा है क्योंकि भाई आप इसको देख रहे हैं, ऐसी बात है ना। देखें, यकीन का ताल्लुक आपकी आंखों से है, आप इसको देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, आपको यकीन है ना इस बात पे? चलें, आपने देख लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जरासीम, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरस क्या नज़र आते हैं? आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन आपको यकीन है उनके ऊपर? हाँ यकीन है। क्यों? आपने माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनको देख लिया। ठीक है, ये दो बातें हो गई। आपने अपनी आंखों से देख लिया, आपने किसी डिवाइस से देख लिया। तीसरा भी एक यकीन है, आपको पता है, और वो इन दोनों यकीन से ज़्यादा सॉलिड है। ये तीसरा यकीन, जिसमें ना तो आप अपनी आंख से देख सकते हैं और ना ही आप किसी डिवाइस से देख सकते हैं। ये तीसरा यकीन जो है ना, वो पता है कौन सी आंख है? वो मैथमेटिक्स की आंख है, वो इक्वेशन की आंख है। अगर तो आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये तीसरा यकीन है, और ये बहुत सॉलिड यकीन है, आपकी बात को माना जाएगा। दुनिया की कोई अदालत, कोई साइंस की कोई बात आपको चैलेंज नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, आपकी बात 100% सही है। चाहे आपने आंख से उस चीज़ को देखा हो या नहीं देखा हो, या आपने किसी डिवाइस से उसको देखा हो या नहीं देखा हो, अगर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो इसका मतलब वो चीज़ है, वो चीज़ है, वो चीज़ है। मिसाल के तौर पर, ये दो दोस्त हैं, ये एक रूम में बैठे हुए हैं। मिसाल के तौर पर दो दोस्त हैं, ये एक रूम में बैठे हुए हैं, ये ए है और ये बी है। ये ए है और ये बी है। अब ये दो हैं यहाँ पर। ये इससे पूछता है कि भाई यहाँ इस रूम में कौन कौन है? ए बी से पूछता है। बी बोलता है यार पागल हो गए हो कि हम दो ही तो हैं। लेकिन ए बोलता है ज़रा सब्र करो, मैं ज़रा चेक कर लूँ। देखें, एक रूम है, इसमें सिर्फ ये दो ही हैं, ए और बी। ए बी से पूछता है कि कोई और तो नहीं है हम दोनों के अलावा? बी क्या बोलता है? बी बोलता है यार पागल हो गए हो क्या, हम दो ही तो हैं, नज़र नहीं आ रहा कि इस रूम में हम दो के अलावा कोई है ही नहीं? लेकिन ए क्या बोलता है? ए बोलता है सब्र करो, एक मिनट, मैं ज़रा अपनी मैथमेटिक्स को चेक कर लूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, मेरे पास यकीन की एक और वजह भी है। ये क्या करेगा? इक्वेशंस बनाएगा, अपनी मैथमेटिक्स चलाएगा, इक्वेशंस बनाएगा, और इक्वेशंस बना के फाइनली उसको सेटिस्फाई करेगा। किस चीज़ को चेक करने के लिए? ये बताने के लिए कि यहाँ पर कोई तीसरा भी मौजूद है या नहीं है। और जैसे ही ये ए अपनी मैथमेटिक्स चलाता है, अपनी इक्वेशंस बनाता है और उनको फाइनली सेटिस्फाई करता है, तो फिर ये ए इस बी को पता है क्या बोलता है? बोलता है भाई हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं। डराने वाली बात है ना। ए क्या बोल रहा है? बी को बोल रहा है हम इस रूम में दो नहीं हैं, हम तीन हैं। वो बोलता है भाई क्या पागल हो गए हो? बी बोलता है ए को, क्या पागल हो गए हो? ए बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है हम दो नहीं हैं, हम तीन हैं। कैसे यकीन है तुम्हें भाई? भाई मेरी मैथमेटिक्स, मेरी इक्वेशंस बता रही हैं, मेरी इक्वेशंस सेटिस्फाई कर रही हैं किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी को यहाँ पर के मौजूद है, कोई तीसरा यहाँ पर मौजूद है। तो बस साबित हो गया कि अगर आपकी मैथमेटिक्स, आपकी इक्वेशंस सेटिस्फाई करती हैं आपके किसी भी क्लेम को, थ्योरी को, उसको साइंस की दुनिया में माना जाएगा, माना जाएगा, माना जाएगा, और वो 100% सही होंगी। यकीन नहीं आ रहा ना आपको, लेकिन ये हकीकत बात है। अगर तो इस ए की इक्वेशंस जो हैं वो सेटिस्फाई करती हैं किसी तीसरे शख्स की मौजूदगी को, तो ये बात यकीन रखिए आपके साइंस की दुनिया में उसको माना जाएगा, 100% माना जाएगा। बिल्कुल इसी तरह उस पर यकीन किया जाएगा जैसे आप इस मार्कर को देख रहे हैं ना, आपको यकीन है कि ये मार्कर है, मुझे भी यकीन है कि ये है, बिल्कुल इसी तरह माना जाएगा। भले वो नज़र ना आ रहा हो, भले किसी डिवाइस की मदद से उसको देखा ना जा रहा हो, लेकिन माना जाएगा। ये है मैथमेटिक्स का कमाल। ये इतनी बड़ी तमहीद मैंने क्यों बांधी है, इतनी सारी डिटेल मैंने आपको क्यों बताई है, क्यों जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ मैं आपको डायरेक्ट क्यों नहीं लेके आ जाता?
उसकी वजह यही है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको ऐसी बातें बताती है कि आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं अपना, आप बोलते हैं यार ये कौन सा कमाल है भाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब जो हैं वो ज़मीन पर मौजूद हैं और बातें कर रहे हैं सितारों की, सैयारों की, प्लैनेट्स की, ब्लैक होल्स की। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या उनको देखा है अपनी आंखों से जाके, या अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने क्या किसी दूरबीन या टेलीस्कोप की मदद से ब्लैक होल को देखा है उस ज़माने में जब उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1915 में? नहीं, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ना तो किसी डिवाइस की मदद से देखा था, ना अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने किसकी मदद से देखा था? अपनी मैथमेटिक्स की आंख से। फिज़िक्स की दो मेजर ब्रांचेस हैं, एक एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स होती है, दूसरी थ्योरेटिकल फिज़िक्स होती है। एक्सपेरिमेंटल फिज़िक्स वो होती है जिसमें तजुर्बात किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं, ठीक है। और ये जो थ्योरेटिकल फिज़िक्स है ना, इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स होती है, बस मैथमेटिक्स होती है। और इसी फिज़िक्स की ब्रांच में काम करने वाले को हम कहते हैं थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे, वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते थे और मैथमेटिक्स की इक्वेशंस उनको सेटिस्फाई जब हो जाती थी तो वो दुनिया को बताते थे भाई मेरी मैथमेटिक्स ये कह रही है, मेरी मैथमेटिक्स ये कह रही है। मिसाल के तौर पर फील्ड इक्वेशंस अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी 1915 में। 1915 में फील्ड इक्वेशंस, उनमें ही फील्ड इक्वेशंस में उन्होंने उनकी एक इक्वेशन सेटिस्फाई हुई और उन्होंने दावा किया, क्लेम किया। कब? 1915 में। उन्होंने बोला कि हमारी कायनात में, हमारी यूनिवर्स में क्या मौजूद हैं? ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? कायनात में, यूनिवर्स में। कहाँ है यूनिवर्स भाई? अल्बर्ट आइंस्टाइन कहाँ हैं? ज़मीन पर, अर्थ में। ज़मीन पर है ना, यहाँ पर बैठे हुए अपनी इक्वेशंस की मदद से बता रहे हैं कि हमारी कायनात में ग्रेविटेशनल वेव्स जो हैं वो मौजूद हैं। कहाँ पर मौजूद हैं? दूर कहीं खला में, स्पेस में, वहाँ पर मौजूद हैं। कैसे साबित किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं? अपनी इक्वेशंस की मदद से सेटिस्फाई किया उन्होंने, और दुनिया ने माना उसको, और दुनिया ने माना उसको। किसी ने देखा ग्रेविटेशनल वेव्स को? नहीं। किसी डिवाइस ने डिटेक्ट किया ग्रेविटेशनल वेव्स को कि हमारी कायनात में है कहीं? नहीं भाई, कुछ भी नहीं, लेकिन माना गया। फिर क्या हुआ? इस थ्योरी के ऊपर काम शुरू हुआ। लैब में ऐसी डिवाइसेस बनाई जाने लगी जो ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकती हों। और आपको पता है कितने साल लगे ऐसी डिवाइस बनाने में जो कि थ्योरेटिकल इनको ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट कर सकें? 100 साल, पूरे 100 साल लगे। 1915 से लेके जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बात की 2015 में, 2015 में जी, अभी 2015 में, 10 साल पहले ही, 2025 चल रहा है ना, 2015 में हम इस काबिल हुए कि हम वो डिवाइस बनाने के काबिल हुए। और इस डिवाइस को जब हमने स्टार्ट किया तो उसने ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया बाकायदा। क्या किया उस डिवाइस ने? 2015 में उन ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट किया। और ये बात साबित हो गई अल्बर्ट आइंस्टाइन की, जो उन्होंने कब कही थी? 1915 में कही थी। 1915 में जो बात कही थी वो साबित कब हुई? 2015 में, 100 साल बाद। लेकिन उसी ज़माने में 1915 में ही अल्बर्ट आइंस्टाइन की बल्ले बल्ले हो गई। क्यों बल्ले बल्ले हो गई भाई? पूरी दुनिया में धूम मच गई। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्ट कर ली अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। क्या देखी थी? नहीं देखी थी, सिर्फ अपनी इक्वेशंस को सेटिस्फाई किया था, वेरीफाई किया था। उनकी इक्वेशंस, मैथमेटिकल इक्वेशंस ये बता रही थी कि हमारी यूनिवर्स में ग्रेविटेशनल वेव्स मौजूद हैं, और सबने माना। समझ में आ रही है बात आपको? और यही 1915 का साल है जब उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। तो ये साइंस की दुनिया की वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के ऊपर अब हम जब बात करेंगे ना, तो फिर आपके सामने जो चीज़ें आएंगी आप बोलेंगे यार ये किसने देखी भाई? ये स्पेस टाइम किसने देख लिया? ये फैब्रिक किसने देख लिया? ये कर्वेचर किसने देख लिया? ये कंटिनम किसने देख लिया? ये कौन सी बातें हो रही हैं? कौन मानेगा? इन पे कौन यकीन करेगा? बेकार की बातें हैं। नहीं भाई, बेकार की बातें नहीं हैं, बेकार की बातें नहीं हैं। आपकी आँखों से ज़्यादा पावरफुल वो डिवाइस है
जो आप यूज़ कर रहे हैं आपके यकीन के लिए, और आपके यकीन के लिए उस डिवाइस से ज़्यादा पावरफुल आपकी मैथमेटिक्स है। आपकी आंख धोखा खा सकती है, आपकी डिवाइस धोखा खा सकती है, लेकिन अगर मैथमेटिकल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है किसी चीज़ की मौजूदगी का, वो 100% 100% 100% मौजूद है। समझ में आ रही है बात आपको? ये था वो इनकलाब जो उस ज़माने में आया था। अब क्या आया था? जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। दोबारा क्विक रिव्यू। अब ये समझ गए ना आप? अब ज़रा क्विक रिव्यू लेके हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये सब बताऊं, मैं हमेशा नए आने वाले बच्चों के लिए ये बात बताता हूँ कि भाई पिछली वीडियोज़ अगर आपने नहीं देखी है, पिछला पार्ट अगर आपने नहीं देखा, तो ऊपर देखें, आपको यहाँ पर लिंक शो हो गया होगा पिछले पार्ट का, ठीक है। और अगला पार्ट जो है इसी वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पर आपको अगला पार्ट जो है वो मिल जाएगा। लेकिन पिछली सारी वीडियोस देखनी है तो प्लेलिस्ट में जब तक नहीं जाएंगे आपका मसला हल नहीं होगा। प्लेलिस्ट में कैसे जाएंगे? इसी स्क्रीन के नीचे देखें, लोगो नज़र आ रहा है, आपको रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक करें, पेज खुल जाएगा, वहाँ देखें प्लेलिस्ट होगी 12 फिज़िक्स की। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट में चले जाइए। पिछले सारे चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और ये 24 अभी तक की सारी वीडियोस वहाँ मौजूद, ठीक है भाई। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट और मौजूद है 12 केमिस्ट्री की। 12 केमिस्ट्री न्यू बुक, पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स बना के मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। प्लस उसके अंदर उसी प्लेलिस्ट 12 केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट के अंदर आपके एक बहुत बड़े मसले का हल भी मौजूद है, नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम। ये इसमें मैंने एक वीडियो है ग्रैंड टेस्ट के नाम से या प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से है, उस एक वीडियो के अंदर मैंने सारे ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर एक जगह इकट्ठे कर दिए हैं, सारे के सारे IUPAC सिस्टम, कॉमन सिस्टम के तहत एक ही वीडियो में सारे नोमेनक्लेचर इकट्ठे मैंने कर दिए हैं। वो टेस्ट है, वो टेस्ट है, वो टेस्ट है, उसको अटेम्प्ट करें। और उसी वीडियो के एंड में मैंने सॉल्यूशंस भी दिए हैं, तो वो देखें, बच्चे देख रहे हैं, कमेंट में बता भी रहे हैं, उस वीडियो को बार बार देखें, उस टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करें। इंशाल्लाह आपका ये IUPAC सिस्टम का और कॉमन सिस्टम का जो भूत है ना, ये भूत जो आपके सर पे सवार है, समझ में ही नहीं आ रहा किसको पकड़ें किसको छोड़ें, कुछ बात पल्ले नहीं पड़ रही, तो वो टेस्ट है। ग्रैंड टेस्ट के नाम से वीडियो होगी, लगभग 1.5 से 2 घंटे की वीडियो है, या फिर जो है वो प्रैक्टिस टेस्ट के नाम से वो वीडियो मौजूद होगी। या तो आप परेशान रहें नोमेनक्लेचर को लेके, या फिर इस वीडियो को देखें, बार बार देखें और अपनी जान इस अजाब से निकालें, ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर, ठीक है भाई। इनऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर की वीडियो अलग है। इसके अलावा 11th केमिस्ट्री कंप्लीट बुक पूरे के पूरे 12 चैप्टर बना के मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 5 जो है वो चल रहा है अभी। मैट्रिक बायोलॉजी न्यू बुक रिप्रोडक्शन तक बना के अपलोड कर चुका हूँ। इसके अलावा मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम बना के अपलोड मैं कर चुका हूँ। इसके अलावा बेसिक्स की वीडियोस हैं, बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, आपकी बेसिक्स अगर अच्छी नहीं है मैथमेटिक्स की तो वो देखें, वो प्लेलिस्ट मौजूद है, ठीक है। अपनी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करें, मैथमेटिक्स की बेसिक्स के स्ट्रॉन्ग किए बगैर आगे बढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। बहरहाल अब चलते हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ। जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। देखें, मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि ये जो टॉपिक है ना हमारा एंड होने जा रहा है। मैंने इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया था। सबसे पहले मैंने रिलेटिविटी को क्या बोला था कि गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हमने उसके हवाले से वीडियोस देखी। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर हमने वीडियोस देखी। ये आपके चैप्टर का दूसरा हिस्सा, जिसमें अल्बर्ट, जो ये थ्योरी किसने दी थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी थी 1905 में ही। उसके बाद अब ये तीसरा हिस्सा इस चैप्टर का आखिरी होने जा रहा है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो पहला पार्ट इस चैप्टर का और दूसरा पार्ट, यानी कि ये तरतीब अगर आप जहन में रखेंगे तो आपको समझ में आएगी बात। पहला पार्ट जो हमारे पास है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर जो बात आपको समझाई गई थी वो क्या थी? ये स्पीड कि आप अगर एक गाड़ी पे सवार हैं और आप एक बॉल को फेंकते हैं, इस बॉल की जो स्पीड होगी
वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके मुताबिक इसकी स्पीड होगी 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है। एक दूसरा बंदा जो यहाँ स्टैटिक खड़ा हुआ है ग्राउंड पर, इसके मुताबिक बॉल की वेलोसिटी होगी 23 मीटर पर सेकंड। और एक तीसरा बंदा जो एक और गाड़ी में सवार है, इसके मुताबिक सपोज करते हैं इस बॉल की वेलोसिटी होगी 40 मीटर पर सेकंड। अब किसकी बात मानी जाएगी? ये बंदा जो गाड़ी में बैठा हुआ है, इस गाड़ी की भी रफ्तार है, ये गाड़ी 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ये गाड़ी जो है इसकी भी कोई रफ्तार है, सपोज कर लेते हैं कि ये 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है, सपोज कर लेते हैं। और इसकी तो कोई रफ्तार है ही नहीं है, तीसरे भाई साहब जो खड़े हैं। तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आपको यहाँ पर ये बात बताती है कि ये जो स्पीड है इस बॉल की, ये रिलेटिव है। रिलेटिव का मतलब ये कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी अलग अलग आएगी। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है रेस्ट वाला, इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड है। और ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इस गाड़ी में जो बंदा बैठा है, इस गाड़ी की रफ्तार 25 मीटर पर सेकंड है, इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी क्या है? 40 मीटर पर सेकंड है। ये है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके अंदर ये बात की जा रही है एक ही ऑब्जेक्ट और लुब्बे लुबाब क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है, जनरल थ्योरी इसका गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का या फिर न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का ये है कि भाई एक ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी या उसका मोशन रिलेटिव है। मतलब उसकी वेलोसिटी या उसकी स्पीड डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। ये जो ऑब्जर्वर है इसकी पोजीशन क्या है इस वक्त? एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जर्वर जो है वो हालत हरकत में है। ये गाड़ी में बैठा हुआ और गाड़ी आगे की तरफ जा रही है और गाड़ी की जो वेलोसिटी है ये क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। गाड़ी की वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ये जो है जो रेस्ट पोजीशन में भाई साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, इनकी वेलोसिटी भी है, क्योंकि ये कहाँ खड़े हैं? ये अर्थ पे खड़े हैं। हमारी अर्थ है ना, इस पे खड़े हैं। तो हमारी अर्थ की भी रफ्तार है, आपको पता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है हमारी अर्थ की भी। हमारी अर्थ जो है वो रोटेट भी कर रही है, स्पिन भी कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तो ये बज़ाहिर जो आपको इस रेस्ट में नज़र आ रहा है, रेस्ट में नहीं, ये भी हरकत में है। तो इसकी भी क्या है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मुताबिक, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक, इस ऑब्जर्वर की पोजीशन के मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी कितनी है? 23। और इसके मुताबिक इसकी वेलोसिटी क्या है? इसकी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड। इसके मुताबिक इस बॉल की वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। तो यही बात गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बताई गई है कि मोशन जो है वो रिलेटिव है, स्पीड या वेलोसिटी जो है वो रिलेटिव है। क्या? कि ये अगर आप कांस्टेंट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, वेलोसिटी या स्पीड एब्सोल्यूट नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, रिलेटिव है। ये डिपेंड करती है ऑब्जर्वर की पोजीशन पर। इस ऑब्जर्वर की पोजीशन के मुताबिक इसकी वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकंड है। इस ऑब्जर्वर की पोजीशन के मुताबिक इसकी वेलोसिटी 23 मीटर पर सेकंड है। और इस ऑब्जर्वर की पोजीशन के मुताबिक इसकी वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकंड है। अब यहाँ पर इसको ज़रा आप समझ लें, इसको अगर छोड़ दें, इसी से हमारी दूसरी फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आ जाती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कब दी थी? 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। यहीं से फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू होती है, यहीं से। अब यहाँ पर ये 23 इसने कैसे निकाला था, ज़रा इसको समझ लें। इसके पास 23 क्यों आ रही है आखिर इस बॉल की वेलोसिटी? इसके पास उसकी वजह है। इसके पास 23 इसलिए आ रही है क्योंकि 15 + 8 = 23। क्या हो रहा है ये? इसके पास बॉल की वेलोसिटी 23 क्यों आ रही है? क्योंकि 15 + 8 = 23। 15 किसकी है? इस कार की वेलोसिटी। तो कार की जो वेलोसिटी है वो खुद ब खुद ऐड हो रही है। कार की जो वेलोसिटी है इसकी कैलकुलेशन के मुताबिक, इसकी कैलकुलेशन में कार की जो वेलोसिटी है वो खुद ब खुद ऐड हो रही है इस बॉल की एक्चुअल
स्पीड से 8 मीटर पर सेकंड। 15 कार की, 8 बॉल की, 15 + 8 = 23। समझ में आ गई बात? इसकी अभी बात नहीं करते, बस ये हमारे पास दो ही। तो यहां पर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला कि ये तो प्लस होके इसकी वेलोसिटी आ रही है। अगर यहां पर इस बंदे के हाथ में इस बॉल के बजाय क्या हो, टॉर्च हो, और टॉर्च जो हो, टॉर्च से ये अगर लाइट मारता है और लाइट जो है वो जाती है, ये लाइट जा रही है, ये क्या जा रही है, लाइट। तो लाइट की भी तो स्पीड है ना, उस ज़माने में लाइट की स्पीड कैलकुलेट कर ली गई थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, अब यहाँ से देखें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी शुरू होती है। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि लाइट की वेलोसिटी जो है, अगर इस बंदे के हाथ में बॉल नहीं है बल्कि इस बंदे के हाथ में टॉर्च है और टॉर्च से लाइट निकलती है, ये लाइट निकल रही है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइट आ रही है, तो ये लाइट की क्या है, लाइट की स्पीड जो है, लाइट की स्पीड जो है वो कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये जो ऑब्जर्वर इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, ये जो इस गाड़ी में बैठा हुआ है, जिसकी रफ्तार कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड, इसके मुताबिक लाइट की वेलोसिटी कितनी निकलेगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, बात को ज़रा समझिएगा। इसके मुताबिक कितनी निकलेगी लाइट की वेलोसिटी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसने कैलकुलेट की। अब ये जो बंदा नीचे है, ये जब इस लाइट की स्पीड को कैलकुलेट करेगा तो ये कैसे करेगा, याद है इसके पास क्या आ रहा था पहले जब बॉल का रिजल्ट था, याद आया बॉल का रिजल्ट क्या कह रहा था, बॉल का रिजल्ट कह रहा था 15 + 8 हो रहा था ना, कि ये जब बॉल की वेलोसिटी निकाल रहा था तो इसके पास 23 रिजल्ट आ रहा था, 23 रिजल्ट। और ये 23 रिजल्ट क्यों आ रहा था, ऑटोमेटिकली इस गाड़ी की रफ्तार जो है बॉल की रफ्तार के साथ ऐड होकर 23 आ रहा था। अब ये बंदा जब कैलकुलेट करेगा इस लाइट की वेलोसिटी को, तो लाइट की वेलोसिटी इसके पास क्या आनी चाहिए, इसके पास लाइट की वेलोसिटी ऐसे आनी चाहिए, 15 + 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, है ना, ऐसे ही होगा ना, इसका सम आएगा, इसका सम आएगा, इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर से ज़्यादा का रिजल्ट आएगा, ज़्यादा का आएगा ना। देखें गाड़ी की रफ्तार इसके मुताबिक जो गाड़ी की रफ्तार है वो खुद ब खुद लाइट की वेलोसिटी के साथ ऐड होगी, और लाइट की वेलोसिटी अब ये नहीं आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड नहीं आएगी इसके मुताबिक, बल्कि इससे ज़्यादा आएगी। तो आपने लाइट की स्पीड तो पता है ना भाई आपको, लाइट क्या है, फास्टेस्ट थिंग इन द यूनिवर्स, कायनात की तेज़ तरीन चीज़ है, लाइट से ज़्यादा फास्टेस्ट कोई भी नहीं है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन यहाँ पर ये बोलते हैं गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को और न्यूटनियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में कि भाई अगर ये आप बताइए कि ये लाइट का क्या करें फिर, इस तरह तो लाइट की वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक आएगी ना ज़्यादा। देखें ये खुद ब खुद, क्योंकि गाड़ी की रफ्तार 15 जो है वो लाइट के साथ ऐड होगी, और इस ऑब्जर्वर के मुताबिक लाइट की वेलोसिटी जो है वो ज़्यादा आनी चाहिए, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, लाइट की स्पीड कांस्टेंट है, लाइट की वेलोसिटी रिलेटिव नहीं है। लाइट की वेलोसिटी को, लाइट की स्पीड को ऑब्जर्वर की पोजीशन से, ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लाइट की वेलोसिटी अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे इतनी ही आएगी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस ऑब्जर्वर के मुताबिक, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक। इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक भी लाइट की वेलोसिटी इतनी ही आएगी, इसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के मुताबिक भी लाइट की वेलोसिटी इतनी ही आएगी। लाइट की वेलोसिटी कांस्टेंट है, रिलेटिव नहीं है। समझ में आ रही है बात आपको? तो लाइट की वेलोसिटी क्या है हमारे पास, लाइट की वेलोसिटी हमारे पास कांस्टेंट है। ये ऑब्जेक्शन था जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रेज किया था यहाँ पर। ठीक है भाई, मुझे 1 मिनट मिलेगा, ज़रा मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, डोर नॉक हो रहा है। ठीक है, आवाज़ आ रही है? जब तक आप थोड़ा सा वेट कर लें, हैं?
चलें भाई, आ गया मैं। सॉरी, मुझे जाना पड़ा, गेट जो है वो नॉक हो गया था। और वीडियो में एडिट वगैरह नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, बस जैसी बनाता हूँ वैसे ही अपलोड कर देता हूँ। बहरहाल चलते हैं अभी आगे। तो गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपको फ़र्क समझ में आया? ऑब्जेक्शन समझ में आया? अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं भाई लाइट का क्या करें, लाइट का क्या करें, लाइट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, क्योंकि ये कैलकुलेटेड थी। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट्स वगैरह और ये और वो सब ने कैलकुलेट लाइट को कर लिया था, और उन्होंने बोला लाइट की वेलोसिटी तो कांस्टेंट है। तो अब ये गैलीलियो साहब जो बोल रहे हैं, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो बोल रही है, इसमें अब लाइट का क्या करें? तो लाइट को एग्जेम्प्टेड किया गया, बोला इस थ्योरी से आप लाइट इसमें शामिल नहीं कर सकते, वरना ऐसे तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक लाइट की वेलोसिटी तो ज़्यादा आएगी। अब क्या करें? ये थी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, इसके ऊपर भी हम बात कर चुके, ठीक है। और इसके ऊपर फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर अपने बयानात दिए थे। उन्होंने बोला कि भाई अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस में लाइट जो है वो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, उसको आप शामिल ना करें, बाकी सब कुछ चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर तीसरी थ्योरी जो आ जाती है हमारे पास, वो ये आ जाती है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसके लिए स्मॉल ई जी मैं लेता हूँ, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। याद रहे ये 1905 का साल था। एक चीज़ थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही थी बहुत ज़्यादा, पता है कौन सी? वो थी ये ग्रेविटी। ग्रेविटी ये डिस्टर्ब कर रही थी उनको। एक ये चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, दूसरा एक और चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी, वो यहाँ पर ये थी कि जो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो थ्योरी अपनी दी थी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 1905 में, ये एप्लीकेबल किस पे थी पता है आपको? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होना चाहिए? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। कौन सा? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होता है जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है या फिर यूनिफॉर्म स्पीड होती है। यानी कि ये थ्योरी, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड तब ही है जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा होगा? इनर्शियल होगा। मतलब ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जिसमें यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी में चेंज नहीं आना चाहिए। मतलब इस गाड़ी की रफ्तार जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, ये 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ही चलेगी। इसकी रफ्तार चेंज नहीं होनी चाहिए, इसकी भी यही रहेगी, इसकी रफ्तार गाड़ी की भी यही रहेगी। आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को वैलिड करार दे सकते हैं, लेकिन ऐसी वेलोसिटी जो कि यूनिफॉर्म ना हो। मिसाल के तौर पर अगर इस गाड़ी की रफ्तार जो है वो कम हो रही हो, ज़्यादा हो रही हो, ये ऑब्जर्वर जो पहले रेस्ट पोजीशन में था ये आगे जा रहा हो, पीछे जा रहा हो, या ये जो एक और बंदा कैलकुलेट कर रहा था बॉल की वेलोसिटी को, इसकी गाड़ी की रफ्तार भी कम हो रही हो या ज़्यादा हो रही हो, तब इस सिचुएशन में ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं तीनों के तीनों, ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं कहलाएंगे, बल्कि ये कहलाएंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें वेरिएबल वेलोसिटी है। वेरिएबल वेलोसिटी है मतलब, वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब चेंज वेलोसिटी, चेंज वेलोसिटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होना शर्त था, वरना ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसी काम की नहीं। ये चीज़ थी जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही थी। वो कह रहे थे, वो सोच रहे थे कि यार ऐसी थ्योरी होनी चाहिए जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ साथ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या फिर इसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। अभी इसके सारे पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, टेंशन न लें। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी वो थ्योरी वैलिड हो, और वो थ्योरी ये थी जो उन्होंने 1915 में दी थी, 1915 में दी थी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं अभी इसके अंदर, कि ये थ्योरी जो है वो वैलिड है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो, ये थ्योरी वैलिड है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एक मसला ये। दूसरा मसला कौन सा था? ये ग्रेविटी वाला, कि ग्रेविटी के ऊपर अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत गौर कर रहे थे, यार ये ग्रेविटी क्या है। अब ज़रा न्यूटन के कानून को आप याद करें, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन याद है ना आपको?
क्या कह रहे हैं न्यूटन उसके अंदर? वो बोल रहे हैं कि हर ऑब्जेक्ट इस कायनात के अंदर जिसका मास है, हर ऑब्जेक्ट जिसका मास है, हर दूसरे ऑब्जेक्ट जिसका मास है, इन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान एक फोर्स मौजूद है। बिल्कुल इसी तरह जैसे कि ये क्या है, ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल हो गया इसका, ये साउथ पोल हो गया, ये मैग्नेट है, ये आयरन का पीस है ना। मिसाल देके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब क्या होगा, ये जो मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, बचपन में आपने किया होगा भाई, ये आयरन का पीस जो है वो यहाँ से थोड़ा आप आगे खिसका के इसको यहाँ ले आएँ, फिर थोड़ा सा खिसका के आप इसको यहाँ ले आएँ, तो यहाँ से खिसका के इस आयरन के पीस को आप यहाँ लाए, यहाँ से खिसका के आप इस आयरन के पीस को यहाँ लाए, यहाँ जैसे ही आप लाए हैं, अब ये यहाँ आपके हाथ से, इस जगह से आपके हाथ से ये आयरन का पीस निकल गया और उड़ के जाके चिपक गया इस मैग्नेट के साथ। होता है ना, बचपन में किया, आयरन का पीस जाके चिपक गया मैग्नेट के साथ। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक जो फोर्स लगी, ये फोर्स, ये कौन सी फोर्स है? ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, जो डिस्टेंस से एक्ट करती है, जो फासले से एक्ट करती है। तो इस मैग्नेटिक फोर्स ने, ये मैग्नेट जो फोर्स लगा रहा है, मैग्नेटिक फोर्स, इस मैग्नेटिक फोर्स ने इस आयरन के पीस को यहाँ से खींच लिया अपनी तरफ। ऐसे ही हुआ। न्यूटन जो है वो भी यही बात करते थे, वो बोलते थे कि भाई हमारी कायनात में हर वो ऑब्जेक्ट जिसका मास है, वो उस दूसरे ऑब्जेक्ट को जिसका मास है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इसका भी मास है, तो ये क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मैग्नेट जो है इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। तो ये मार्कर है, क्या इसका मास नहीं है? बिल्कुल मास है। मैं आपके सामने हूँ, क्या मेरा मास नहीं है? बिल्कुल मास है। तो मैं तो जाके इस मार्कर के साथ नहीं चिपक रहा, या ये मार्कर जो है वो मुझसे आके नहीं चिपक रहा, है ना भाई। जैसे कि ये आयरन का पीस मैग्नेट से चिपक गया था, ऐसा तो नहीं हुआ। समझ में आ रही है बात आप? तो क्या इसका मतलब कि हमारे दरमियान क्या ग्रेविटी मौजूद नहीं है? नहीं। न्यूटन कहते हैं कि भाई ग्रेविटी मौजूद है, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। अब न्यूटन को कैसे पता चला? वही जो मैंने शुरू में आपको बात बताई थी, इक्वेशंस, 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 इक्वेशंस। F = gm1 m2 अपॉन r स्क्वायर, न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। वो इक्वेशन, उस इक्वेशन के सहारे न्यूटन जो है अपने वक्त के बादशाह बन गए थे, क्योंकि उनकी इक्वेशंस ने सेटिस्फाई की थी ये बात। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ठीक है। अब ठीक है, ये मार्कर मेरी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा, मैं इस मार्कर की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहा। बज़ाहिर जैसे कि ये मैग्नेट और आयरन जो है आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं। वजह क्या है? न्यूटन बताते हैं कि ग्रेविटी तो है। ग्रेविटी क्या? वो फोर्स। ग्रेविटी क्या? फोर्स। वो फोर्स जो कि एक्ट होगी। ग्रेविटी क्या? वो फोर्स जो कि एक्ट हो रही है इसके दरमियान और मेरे दरमियान। न्यूटन कहते हैं कि ये ग्रेविटी या ये फोर्स, जिस तरह के यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिस तरह यहाँ मैग्नेटिक फोर्स है, कौन सी? ये वाली। इस मैग्नेट के पास कौन सी फोर्स है? मैग्नेटिक फोर्स है। ये मार्कर मुझ पे फोर्स लगा रहा है, कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको ग्रेविटी कहा गया है। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसको ग्रेविटी कहा गया है। और इसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए? अगर हम एक दूसरे पे फोर्सेस लगा रहे हैं, ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स, मुझे इसके पास जाना चाहिए मार्कर के पास, या इस मार्कर को मेरे पास आना चाहिए। हम दोनों को एक दूसरे के नज़दीक आना चाहिए, क्योंकि हम दोनों का मास है। यही है न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे दरमियान ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटी बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से हम ऐसा बिहेव नहीं करते जैसा कि ये मैग्नेट और ये आयरन का पीस करता है। वजह क्या है? क्योंकि हमारा मास बहुत थोड़ा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा है, बहुत ज़्यादा थोड़ा है। ग्रेविटी है तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा वीक है। उसकी वजह हमारा मास बहुत थोड़ा है। अब हम दोनों के मुकाबले में, मेरे और इस मार्कर के मुकाबले में, तीसरी कौन सी चीज़ है जिसका मास बहुत ज़्यादा है? आपके पैरों के नीचे भाई, ये अर्थ जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं। ऐसी बात है ना, ये अर्थ जो है जिसके ऊपर आप खड़े हुए हैं, क्या अर्थ का मास नहीं है? क्या भाई अर्थ का भी मास है।
क्या सबसे ज़्यादा मास है? बिल्कुल, पहाड़ों से ज़्यादा, समुद्रों से ज़्यादा, आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा, इससे ज़्यादा। सबसे ज़्यादा मास कौन सा है? सबसे ज़्यादा मैसिव कौन है? ये अर्थ है। यही वजह है कि अर्थ सबको अपनी तरफ खींच रही है। इस मार्कर को जब मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे जा रहा है, ये आ गया, आ रहा है ना? क्यों सब चीज़ें नीचे ज़मीन की तरफ जा रही हैं? इसी ग्रेविटी की वजह से, इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सब नीचे जा रही हैं। क्यों? इसका मास बहुत ज़्यादा है। समझ में आ गई बात? तो ये ग्रेविटी का भी मैंने आपको बता दिया। तो मैंने आपको बताया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी देने के बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर दो चीज़ों के ऊपर परेशान थे। एक तो मैंने आपको बता दिया स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सेलरेटेड या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके अंदर वेलोसिटी वेरिएबल होती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, उसमें ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वैलिड नहीं है, इसकी इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करती। इसके लिए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके अंदर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होना शर्त है, तब ये थ्योरी वैलिड है, इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, बिल्कुल बेहतरीन रिजल्ट आपको देगी। तो एक चीज़ ये अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही थी। दूसरी चीज़ जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को डिस्टर्ब कर रही थी, वो डिस्टर्ब कर रही थी ये ग्रेविटी। ये इनको समझ में नहीं आ रही थी, ये इनको परेशान कर रही थी। बोल रहे थे यार ये ग्रेविटी जैसा न्यूटन साहब ने बताया है असल में ये वैसी नहीं है, ये ग्रेविटी है क्या? और आपको पता है अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, उनकी इक्वेशंस ने किस चीज़ को साबित किया बाद में? कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है। क्या कहा मैंने जी? ग्रेविटी फोर्स ही नहीं है ना? हैरत अंगेज बात। तो ये जो मैं मार्कर छोड़ रहा हूं, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है, अर्थ इसको अपनी तरफ खींच रही है। तो क्या मतलब है इसका? क्या अर्थ इसको अपनी तरफ नहीं खींच रही? नहीं खींच रही भाई। यही तो कमाल था जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का 1915 में जो दी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। उन्होंने साबित किया इस बात को कि ग्रेविटी को हम जिस तरह फोर्स के तौर पर ट्रीट करते हैं ना, ग्रेविटी वैसी नहीं है। ग्रेविटी कोई फोर्स नहीं है। फिर क्या है ग्रेविटी? इसका जवाब मैं आपको दूंगा अभी नोट्स जब लिखवाऊंगा साथ साथ, ठीक है? तो क्या है ग्रेविटी? इस ग्रेविटी को एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि असल में ये है क्या, पहली बात। फिर उन्होंने बोला कि ग्रेविटी फोर्स तो नहीं है जैसे कि न्यूटन समझ रहे थे और सब समझ रहे थे। तो क्या न्यूटन की इक्वेशंस गलत हो गई? नहीं, उनकी इक्वेशंस भी सही थी। अच्छा, उनकी भी इक्वेशन सही थी, अल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन भी सही थी। नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि वो जिस चीज़ को ग्रेविटी समझ रहे थे वो ग्रेविटी नहीं थी। बात समझ रहे हैं? न्यूटन उसको ग्रेविटी समझ रहे थे, वो ग्रेविटी नहीं थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने उसको क्लियर किया कि भाई ये ग्रेविटी नहीं है, न्यूटन साहब जिसको आप ग्रेविटी समझ रहे हैं ग्रेविटी नहीं है, बल्कि ये क्या है? उन्होंने बोला ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन इक्वल टू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने यह बात बताई कि भाई एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज़ के दो नाम हैं। हैरत अंगेज बात है, हैं? थोड़ी खुदबुद हो रही है दिमाग में, क्या यार ये कैसे मुमकिन है, कैसे मुमकिन है? हाँ भाई मुमकिन है, मैं बताता हूँ आपको। ग्रेविटी को भी हम क्लियर करते हैं पहले। और दूसरी बात ये कि यार ये ग्रेविटी असल में एक्सेलरेशन है या एक्सेलरेशन ही ग्रेविटी है, ये क्या बात हुई? ये अभी समझाते हैं आपको, साथ साथ इसके नोट्स ले लें। अब यहाँ पर क्लियरली अब आपको पता चलेगा कि इसके अंदर जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दी, उसमें उन्होंने मुद्दे कौन से उठाए, मसले कौन से उठाए। पहला मसला इसी से रिलेटेड था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सिर्फ जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील कर रही थी, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डील नहीं कर रही थी। ये इनको चीज़ डिस्टर्ब कर रही थी। दूसरी चीज़ जो डिस्टर्ब कर रही थी वो ग्रेविटी थी। बाद में उन्होंने साबित किया कि ग्रेविटी फोर्स नहीं है, बल्कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है? और इन्हीं सारे मसलों को हल जब किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और ये थ्योरी दी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके बाद इनकलाब आ गया साइंस की दुनिया में। लिटरली इनकलाब आ गया। अब इसके पॉइंट्स हम लेते हैं, साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता रहूँगा, लेकिन आपने भूलना नहीं है, नहीं तो आप इसमें गुम हो जाएंगे। अब मैं आगे जो बातें बताऊँगा ना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की, वो इसके पॉइंट्स लिख लिख के बताऊँगा, ताकि वो आप साथ साथ नोट करते रहें, ताकि फिर आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। ठीक है, अब इसके नोट्स लेते हैं साथ साथ। अब चलते हैं अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की तरफ।
सर 50 मिनट आपने लगा दिए, हमारी ज़िंदगी के 50 मिनट आपने ज़ाया कर दिए सर। 50 मिनट, हर दफ़ा हम आपसे यही तो शिकायत करते हैं कि आप जो है सर कितना वक्त बर्बाद कर देते हैं हमारा। आप सीधा सीधा जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे आ जाते हैं ना, आप इक्वेशन को समझा रहे हैं, आप मैथमेटिक्स की अहमियत बता रहे हैं, फिर आप गैलीलियन थ्योरी को बता रहे हैं, फिर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बता रहे हैं, फिर अब 50 मिनट बाद आके अब आप इसके जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पॉइंट्स बताएंगे, वो भी पार्ट 1। पार्ट 1 है अभी इसका, पार्ट 2 तो अभी बाकी है इसका। और इसमें भी सिर्फ आप 2 मुद्दे उठाएंगे, कौन कौन से, जो अल्बर्ट आइंस्टाइन को भूल मत जाइएगा, ये 2 इशू। अभी और भी इशूज़ हैं। पहला इशू क्या, जो कौन सा डिस्टर्ब कर रहा था अल्बर्ट आइंस्टाइन को 1905 में, कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी काम नहीं कर रही। दूसरा प्रॉब्लम ये ग्रेविटी। वो कहते थे भाई ग्रेविटी फोर्स नहीं है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन है। आप बोल तो दिए, आप साबित कैसे करेंगे? इसके पॉइंट्स ले लेते हैं पहले। ठीक है भाई, आपसे कोई पूछता है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है, आप बताएं भाई ये थ्योरी है, थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, थ्योरी ऑन रिलेटिविटी, ये भी रिलेटिविटी के ऊपर एक थ्योरी है, थ्योरी ऑन रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन, गिवन बाय आइंस्टाइन इन 1915। ठीक है भाई। अच्छा, स्टेटमेंट, इस थ्योरी का स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट मतलब क्या बोला गया है इस थ्योरी के अंदर, क्या बोला गया है, तो नोट कर लीजिए। सेज दैट यानी कि टू द पॉइंट में लिखूं तो सेज दैट, ये थ्योरी क्या बोलती है? दिस थ्योरी says that acceleration and gravity are not different concepts. Acceleration and gravity are not, NOT कैपिटल में लिख दिया, are not different concepts, but they are same, कि ये जो है वो सेम है। अगला पॉइंट स्टेटमेंट का, द सो कॉल्ड ग्रेविटी is nothing but just acceleration, is nothing but just acceleration, ठीक है भाई। देन व्हाट इज ग्रेविटी? देन अब यहीं से सवाल निकलता, देन व्हाट इज ग्रेविटी? तो ग्रेविटी क्या है भाई? क्वेश्चन, इसका आंसर क्या है? थ्योरी ऑन रिलेटिविटी गिवन बाय आइंस्टाइन 1915। स्टेटमेंट क्या है? दिस थ्योरी सेज दैट एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी आर नॉट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बट दे आर सेम। अगला पॉइंट, द सो कॉल्ड ग्रेविटी इज नथिंग बट जस्ट एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन ही है। देन व्हाट इज ग्रेविटी? अब ग्रेविटी क्या है? अब ज़रा सुनिए, अब आपके दिमाग के पर्दे हिलने लगेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोल क्या रहे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं देन व्हाट इज ग्रेविटी? कर्वेचर, एक वर्ड में कर्वेचर है ग्रेविटी। कर्वेचर वर्ड किससे निकला है? कर्व से। कर्व ऐसे होता है ना, ये कर्व है ना, गोल चीज़ यूँ होती है, मतलब गोल चीज़ के अगर आप हिस्से कर लें तो ये भी एक कर्वेचर है, ये भी एक कर्वेचर है, ये भी एक कर्वेचर है। वो कह रहे हैं अलग ही बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं कर्वेचर है भाई ग्रेविटी। अच्छा, ये कर्वेचर आया किस में है? अगली बात क्या कर,
क्या है, कर्वेचर है। कर्वेचर समझ में आ गया, कर्व है, यानी कि ये कर्व आ कहाँ रहा है, ये कर्वेचर या कर्व ये कहाँ आ रहा है, कर्वेचर इन स्पेस टाइम, कर्वेचर इन स्पेस टाइम, कर्वेचर इन स्पेस टाइम। वो कह रहे हैं ग्रेविटी जो क्या है, इसको नोट कर लें, कर्वेचर इन स्पेस टाइम, स्पेस टाइम में कर्वेचर है, स्पेस टाइम में जो कर्व बन रहा है ना, ये है असल में ग्रेविटी। अच्छा, स्पेस टाइम क्या है, फिर स्पेस टाइम की बात आ जाती है। स्पेस टाइम इसको साथ साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना। फिर स्पेस टाइम क्या है भाई, स्पेस टाइम 4 डायमेंशनल कंटिनम। ये क्या है, 4 डायमेंशनल कंटिनम, 4th डायमेंशनल कंटिनम। स्पेस टाइम क्या है, 4 डायमेंशनल कंटिनम है। क्या मतलब है इसका, मीन्स क्या मतलब है भाई इसका। अब देखें बात किससे चल रही है, समझ में आ गई कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी अलग कॉन्सेप्ट नहीं है, एक ही चीज़ है। ठीक है भाई, तो ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का जवाब नजर आ रहा है। ग्रेविटी कर्वेचर है इन स्पेस टाइम, जो स्पेस टाइम है उसके अंदर जो कर्व आ रहा है, जो कर्व बन रहा है वो ग्रेविटी है, जो कर्वेचर बन रहा है स्पेस टाइम में वो ग्रेविटी है। अच्छा, तो स्पेस टाइम क्या है भाई, स्पेस टाइम बताया जा रहा है 4 डायमेंशनल कंटिनम। ये 4 डायमेंशनल कंटिनम है। अब ये 4 डायमेंशनल कंटिनम क्या है, इसको भी लिख लें। यहाँ पर ऊपर लिखता हूँ, जगह बनाऊँ ज़रा, इसके लिए मुझे थोड़ी सी ड्राइंग भी करनी पड़ेगी। यहाँ लिख रहा हूँ, ये मीन्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मीन्स अ फैब्रिक, ये असल में एक फैब्रिक है। अ फैब्रिक एवरीवेयर इन स्पेस, अ फैब्रिक एवरीवेयर इन स्पेस, ये एक फैब्रिक है। स्पेस टाइम क्या है, जिसको 4 डायमेंशनल कंटिनम कह रहे हैं, ये एक फैब्रिक है। शीट होती है, कपड़ा है ना, डाइनिंग शीट बिछा दी जाती है। अभी बताता हूँ। अ फैब्रिक ये क्या है, एक फैब्रिक है। अ फैब्रिक एवरीवेयर इन स्पेस, स्पेस में हर तरफ। जस्ट लाइक अ रबर शीट, जस्ट लाइक अ रबर शीट, एक रबर की शीट, जस्ट लाइक अ रबर शीट। रबर की शीट होती है, जैसे रबर की एक शीट है इतनी बड़ी, ये रबर की शीट आप ले आए, ठीक है, अपने इमेजिन में देखें, रबर की शीट है ना, सो कैसी होती है, स्ट्रेचेबल होती है। जैसे आप सोफे पे बैठते हैं तो क्या होता है, आप सोफे पे बैठते हैं तो नीचे की तरफ जाते हैं, यूं होता है, सोफे पे बैठेंगे नीचे जाएंगे, ऐसी ये रबर की शीट है। स्पेस टाइम ये 4 डायमेंशनल कंटिनम जो हमारे स्पेस में हर जगह पर मौजूद है, हमारी यूनिवर्स में हर जगह पर मौजूद है, ये फैब्रिक है। और ये क्या है, जस्ट लाइक अ रबर शीट, रबर की शीट है। अच्छा, रबर की शीट है ये, ठीक। ऑन विच जिसके ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज आर प्लेस्ड, सेलेस्टियल बॉडीज आर प्लेस्ड, सेलेस्टियल बॉडीज रखी हुई हैं। सेलेस्टियल बॉडीज से क्या मतलब है, अजराम फल्की, इसको उर्दू में कहा जाता है। वो सारी चीज़ें जो कि आपकी कायनात में मौजूद हैं, सूरज, चाँद, सितारे, सैयारे, सब कुछ, नेबुलाज, ब्लैक होल्स, सब कुछ जो कि आपकी कायनात में मौजूद है, कलेक्टिवली इनको कहा जाता है सेलेस्टियल बॉडीज़। उर्दू में इनको कहते हैं अजराम फल्की। ये रखे हुए हैं, आर प्लेस्ड, ये रखे हुए हैं किसके ऊपर, इस फैब्रिक के ऊपर। देखें मैं रख देता हूँ, ये मैंने सूरज को रख दिया, ठीक है, और यहाँ पर ये अर्थ को रख दिया, और अर्थ के साथ ये अर्थ का हमारा जो चांद है उसको रख दिया। अच्छा, सूरज के साथ ये, अभी दिखाता हूँ आगे, पहले सूरज को देखते हैं। स्पेस में हमारे मौजूद है ना सूरज, अभी इसकी तरफ आते हैं। अच्छा, मीन्स क्या मतलब है इसका, अ फैब्रिक एवरीवेयर इन स्पेस
just like a rubber sheet on which celestial bodies are placed and they produce, पहले बात पूरी लिख दूं यार, and they produce a curvature in space time, and they produce a curvature in space time, a curvature in space time due to their mass and energy, due to their mass and energy. अब यहाँ से बात करते हैं, ड्यू टू देयर मास एंड एनर्जी। अब ये सूरज की ये चीज़ें हटा देता हूँ मैं, ये सूरज की ये बताने के लिए, बहरहाल ये आपका सन है। अब यहाँ पे दोबारा आ जाइए, ग्रेविटी क्या बताया था भाई? अच्छा वो मैंने मिटाया नहीं, ग्रेविटी क्या है? कर्वेचर। अब देखें धीरे धीरे, मुश्किल कॉन्सेप्ट है ना, धीरे धीरे ज़रा। ग्रेविटी क्या है? कर्वेचर है, कर्व है इन स्पेस टाइम। किसके अंदर? स्पेस टाइम में। स्पेस टाइम क्या है? 4 डायमेंशनल कंटिनम, 4 डायमेंशनल कंटिनम है। मीन्स इसका क्या मतलब है? ये एक फैब्रिक है। अब देखें ये क्या है? स्पेस टाइम क्या है? ये फैब्रिक है। कैसा फैब्रिक? अ फैब्रिक एवरीवेयर इन स्पेस, एक ऐसा फैब्रिक जो कि स्पेस में हर जगह पर मौजूद है। जस्ट लाइक अ रबर शीट, जैसे कि एक रबर शीट है, ऑन विच, जिसके ऊपर सेलेस्टियल बॉडीज अजराम फल्की आर प्लेस्ड रखी हुई हैं, एंड दे प्रोड्यूस, और ये जो बॉडीज़, सेलेस्टियल बॉडीज़ जो रखी हुई हैं, ये इस फैब्रिक के ऊपर, इस स्पेस टाइम के ऊपर ये बॉडीज़ कर क्या रही हैं? ये कर्वेचर प्रोड्यूस कर रही हैं, कर्वेचर प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, किसके अंदर? इस फैब्रिक के अंदर, इस स्पेस टाइम के अंदर। कर्वेचर इन स्पेस टाइम क्यों प्रोड्यूस कर रही हैं? क्योंकि इन सेलेस्टियल बॉडीज़ के पास क्या है? 2 चीज़ें हैं, मास है और इनके पास एनर्जी है। अब ये आपका सूरज है, ये कहाँ रखा हुआ है? इस फैब्रिक के ऊपर, इस स्पेस टाइम के ऊपर ये सूरज रखा हुआ है। और इस सूरज का क्योंकि मास भी है, इस सूरज के पास एनर्जी भी है, इसलिए अब ये क्या करेगा? ये कर्वेचर प्रोड्यूस करेगा इस स्पेस टाइम के अंदर, इस फैब्रिक के अंदर, इस 4 डायमेंशनल कंटिनम के अंदर। मैंने देखे तीनों नाम दिए हैं, इस स्पेस टाइम के अंदर, इस फैब्रिक के अंदर, या इस 4 डायमेंशनल कंटिनम के अंदर ये सूरज जो है क्या करेगा? कर्वेचर प्रोड्यूस करेगा। किस वजह से? क्योंकि इस सूरज का मास भी है और इस सूरज के पास एनर्जी भी है, और ये कर्वेचर जो प्रोड्यूस करेगा इसके अंदर कैसा होगा? ऐसे, ये देखें मेरा हाथ नज़र आ रहा है आपको, ये देखें, ये इस तरह का नज़र आ रहा है, ये सीधा। अभी जैसे इसके ऊपर मैं सूरज रखूँगा, ये क्या होगा? ये फैब्रिक है, स्पेस टाइम है, और जैसे इसके ऊपर सूरज आएगा, सूरज के मास और एनर्जी की वजह से क्या होगा? इसमें एक झुकाव आएगा नीचे की तरफ। ये जो झुकाव नीचे की तरफ आएगा, ऐसे ये बैंड हो जाएगा। ये देखें, ये बैंड हो गया, ऐसे हो गया स्पेस टाइम आपका बैंड। ये देखें, यही बेंडिंग मैं बना रहा हूँ यहाँ पर अभी, यही बेंडिंग। ये देखें, ये बेंडिंग, ये बेंडिंग। तो इस सूरज ने क्या किया? इस स्पेस टाइम पर, जब इस सूरज को इस स्पेस टाइम में, इस फैब्रिक में, इस 4 डायमेंशनल कंटिनम में सूरज को रखा गया, तो इस सूरज ने अपने मास और एनर्जी की वजह से क्या किया? इनवर्ड बैंड कर दिया, अंदर की तरफ इसको ऐसे बैंड कर दिया, ऐसे बैंड कर दिया। ये देखें, ये बैंडिंग इसकी, आप यूं कर लें इसको थोड़ा सा, ये देखें इस तरह की बैंडिंग। इसी तरह हमारा, क्योंकि आपको पता है हमारी कायनात में और भी सूरज हैं, और कोई दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ ले लेते हैं, सूरजों के भी साइज़ हैं। कोई स्टार ले लें आप, कोई स्टार ले लें इस तरह का, ये स्टार ले लें। ये स्टार जो है, जो कि आपको आसमान पे नज़र आ रहे हैं, इस स्टार का भी क्या होगा? मास होगा और एनर्जी होगा, और इस मास और एनर्जी की वजह से, और ये स्टार कहाँ पर मौजूद है? इसी फैब्रिक में मौजूद है, इसी स्पेस टाइम में मौजूद है। इसलिए ये भी क्या करेगा? इस स्पेस टाइम को बैंड करेगा, इनवर्ड करेगा, डाउनवर्ड नीचे की तरफ। ऐसे जब रखेंगे तो ये ऐसे इनवर्ड बैंड कर देगा, ऐसे।
तो यहाँ पर इसके भी गिर्द ऐसी ही बेंडिंग आ जाएगी। तो ये जो नीचे की तरफ बैंड हो रहा है स्पेस टाइम, ये जो नीचे की तरफ कर्व हो रहा है स्पेस टाइम, ये जो नीचे की तरफ स्पेस टाइम में कर्वेचर बन रहा है, आइंस्टाइन कहते हैं यही कर्वेचर असल में ग्रेविटी है। और इसी कर्वेचर की वजह से, इसी ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द घूम रही है। कैसे भाई, यहाँ देखें। अब ये जो कर्वेचर इसका है सन का, ये इस कर्वेचर को मैं यूँ बना देता हूँ, ये कर्वेचर, और अर्थ जो है इसके ऊपर आएगी ऐसे, और इस कर्वेचर के ऊपर घूमेगी, इस कर्वेचर के ऊपर घूमेगी। अर्थ सूरज के गिर्द जो घूम रही है ना, तो इस कर्वेचर की बाउंड्री पे घूम रही है। देखें, बार बार भूलिएगा मत, ये स्पेस टाइम आपका और ये कर्वेचर आ गया। ये देखें, अंडा सा बन गया, प्याला सा, ऊपर सूरज है, ऊपर सूरज है। ये साइडों में अर्थ घूमेगी इस कर्वेचर के, इस कर्वेचर की बाउंड्री पर अर्थ जो है वो ऐसे घूमेगी। समझ में आ रही है बात? तो न्यूटन जो कह रहे थे कि भाई ये जो सूरज के गिर्द ज़मीन घूम रही है वो ग्रेविटी की वजह से घूम रही है, यही बात है। न्यूटन भाई यही कह रहे थे कि अर्थ जो है वो घूम रही है सूरज के गिर्द, किसकी वजह से, ग्रेविटी की वजह से। आइंस्टाइन कहते हैं कि भाई आप ग्रेविटी की वजह से नहीं घूम रही, बल्कि अर्थ इस कर्वेचर की वजह से घूम रही है। वो कर्वेचर जो कि स्पेस टाइम में बन गया है, किसकी वजह से, इस सन के मास और एनर्जी की वजह से जो कर्वेचर बन गया है, ऐसा जो बैंड हो गई है, ये इनवर्ड नीचे की तरफ डाउनवर्ड जो बैंड हो गया है ये स्पेस टाइम, उसमें अर्थ हमारी घूम रही है एक्चुअली। तो जिसको आप ग्रेविटी समझ रहे हैं वो ग्रेविटी नहीं है, वो क्या है, वो कर्वेचर है। ये कर्वेचर जो स्पेस टाइम में, समझ में आ गई बात आपको? अब इसी अर्थ के ऊपर आप खड़े हुए हैं, मैं खड़ा हुआ हूँ, तो मुझे बताइए कि ये जो मार्कर है, आप हैं, मैं हूँ, क्या हम इस कर्वेचर के अंदर नहीं हैं जो कि ये सन बना रहा है? सन बहुत बड़ा है ना, सन का कितना मास है, कितनी एनर्जी है। तो ये जो कर्वेचर सारा का सारा बना रहा है, इसका क्या अर्थ पे असर पड़ेगा? सिर्फ अर्थ पे रहने वालों पे नहीं पड़ेगा, इस मार्कर पे नहीं पड़ेगा। तो हम कह रहे हैं कि जब इस मार्कर को मैं छोड़ रहा हूँ तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जा रहा है। भाई अर्थ की ग्रेविटी की वजह से नहीं जा रहा, बल्कि अर्थ जिस कर्वेचर पे घूम रही है, सन के पैदा किए हुए कर्वेचर पे जो हमारी अर्थ घूम रही है, उस घूमने की वजह से इसी कर्वेचर का ये असर है कि ये मार्कर नीचे गिर रहा है। तो ये मार्कर जो नीचे गिर रहा है, ये ग्रेविटी की वजह से नहीं गिर रहा, बल्कि इस कर्वेचर की वजह से गिर रहा है। आप जिसको ग्रेविटी समझ रहे हैं ना, वो ग्रेविटी नहीं है, वो ये कर्वेचर है स्पेस टाइम में। समझ में आ गई बात इस आपको? ये सब मैंने बता दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें मज़ीद अभी बातें हैं, क्योंकि दो पोस्टुलेट्स भी हैं ना इसके दो पोस्टुलेट्स भी हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे। इसी में फिर अगला पॉइंट क्या आ जाता है, ड्यू टू दिस कर्वेचर, ड्यू टू दिस कर्वेचर, इसी कर्वेचर की वजह से, ड्यू टू दिस कर्वेचर, कॉमा, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन। जो प्लैनेट्स हैं वो सारे के सारे सन के गिर्द घूम रहे हैं। प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग around sun, planets are revolving around sun, and things appear to fall, and things appear to fall on earth, on earth। हमारी अर्थ पे जो चीज़ें आपको नीचे गिरती हुई नज़र आ रही हैं, ये भी, और जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सूरज के इर्द गिर्द, वो भी किस वजह से ये सब हो रहा है, इसी कर्वेचर की वजह से हो रहा है, इसी स्पेस टाइम के अंदर जो कर्व बन रहा है इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है भाई। ड्यू टू कर्वेचर, ड्यू टू कर्वेचर प्रोड्यूस्ड बाय, ड्यू टू कर्वेचर प्रोड्यूस्ड बाय Earth's mass, due to curvature produced by sun's mass, sun's
मास। ठीक है भाई, अगला पॉइंट इसी के अंदर, 4 डायमेंशन इन स्पेस टाइम आर, जब ये 4 डायमेंशन इन स्पेस टाइम क्या है, 4 डायमेंशन, ये जो 4 डायमेंशन है इन स्पेस टाइम, ज़रा इसको भी समझ लीजिए, ये स्पेस टाइम के अंदर जो ये 4 डायमेंशन है ये क्या है, आर 3D ऑफ स्पेस, 3D ऑफ स्पेस एंड 1D ऑफ टाइम, एंड 1D ऑफ टाइम। अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं ये जो स्पेस टाइम है, ये जो 4 डायमेंशनल है, तो इसमें जो 3 डायमेंशन है वो स्पेस की हैं और 1 डायमेंशन टाइम की है। स्पेस पता है ना आपको क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, भाई यही तो 3 डायमेंशन है ना यार, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। हमारी कायनात में हर ऑब्जेक्ट जो है वो 3D है, आप भी और मैं भी, हमारी लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कि ये जो स्पेस टाइम है ये 4th डायमेंशन है। ये जो स्पेस टाइम है, ये जो फैब्रिक है, ये 4 डायमेंशनल है, इसकी 4 डायमेंशंस हैं, और इस फैब्रिक की जो 4 डायमेंशंस हैं उनमें से 3 डायमेंशंस जो हैं वो स्पेस की हैं, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, और एक जो चौथी डायमेंशन है वो टाइम की है। ठीक है भाई, तो 4 डायमेंशन इन स्पेस टाइम, ये भी मैंने आपको क्लियर कर दिया कि ये क्या है। अब इसके पोस्टुलेट्स देख लें, 2 पोस्टुलेट्स हैं इसके। अगली वीडियो में हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जो है वो पोस्टुलेट्स इसमें जो पोस्टुलेट 1 है, 2 पोस्टुलेट्स हैं। पोस्टुलेट 1, इसमें क्या बात हो रही है, लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल फ्रेम्स, लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल फ्रेम्स। देख रहे हैं फर्क आ गया यहाँ पर, फर्क आ गया यहाँ पर। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोल रही थी सिर्फ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फिजिक्स के लॉज जो हैं वो वैलिड होंगे, यहाँ पर ये बात नहीं है। पोस्टुलेट 1 में लॉज ऑफ फिजिक्स आर वैलिड इन ऑल फ्रेम्स, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ईदर इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। ठीक है भाई, पोस्टुलेट 2, दूसरा पॉइंट जो है, दूसरा पोस्टुलेट प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस के बारे में आपको बताता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस वर्ड जो है वो, इक्विवेलेंस वर्ड किससे निकला, इक्वल से। प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस मीन्स, क्या मतलब है इसका, मीन्स नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी, नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेलरेशन एंड ग्रेविटी। इसी को प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस क्या है जो कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कह रही है, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज़ के असल में 2 नाम हैं। ठीक है, ये बात भी हो गई। उसके बाद अब इसका आगे मीन्स, क्या मतलब हुआ इसका, मीन्स क्या मतलब हुआ, फॉर एन ऑब्जर्वर। अब देखिए यहाँ पर अब बात आएगी, फॉर एन ऑब्जर्वर, कोई भी एक ऑब्जर्वर, फॉर एन ऑब्जर्वर इन क्लोज्ड लैब, इन क्लोज्ड लेबोरेटरी, कोई भी अगर एक ऑब्जर्वर है जो कि एक बंद लेबोरेटरी में है, इसको मैं बताता हूँ अभी आपको, क्योंकि ये अब आपके जहन में आ रहा होगा यार ये ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक जैसे कैसे हो सकते हैं। अब ये भी तो ज़रा देख लें, जी की वैल्यू आपको पता है ना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या है ये जी ग्रेविटी नहीं है, हाँ ये बात जहन में रखिएगा।
ग्रेविटी नहीं है जी। ग्रेविटी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ग्रेविटी की वजह से जो बॉडीज़ एक्सेलरेट कर रही हैं, ये उसकी बात हो रही है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी, ठीक है। तो अभी उसकी बात होगी। मीन्स फॉर एन ऑब्जर्वर इन क्लोज लैब, अगर किसी क्लोज लैब में कोई एक ऑब्जर्वर है, इसकी पिक्चर बना के अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, तो ये बात आपको समझ आएगी ग्रेविटी और एक्सेलरेशन एक जैसे कैसे हैं। नो वे टू डिस्टिंग्विश, नो वे कोई तरीका नहीं है, नो वे टू डिस्टिंग्विश, नो वे टू डिस्टिंग्विश, नो वे टू डिस्टिंग्विश बिटवीन, नो वे टू डिस्टिंग्विश। अगर आप एक क्लोज्ड लेबॉर्ट्री के अंदर हैं, ठीक है, ऐसी लेबॉर्ट्री जो कि स्पेस में है, आप ज़मीन पर नहीं हैं, ठीक है, आप स्पेस में हैं, यहाँ पर इसकी बात हो रही है, आप स्पेस में। अगर आप इस स्पेस में, आप स्पेस में इस क्लोज लेबॉर्ट्री के अंदर बंद हैं, ठीक है, और आपको बताया नहीं जाता, आपको ज़मीन पर इस क्लोज लेबॉर्ट्री में बंद किया जाता है और आपको ले जाते हैं कहाँ पर? स्पेस में। स्पेस में ले जाके आपको खड़ा कर दिया। अब आपको नहीं पता कि आपको स्पेस में ले जाया जा चुका है। अब स्पेस में ले जाने के बाद अगर इस क्लोज लेबॉर्ट्री जो है, इसको एक्सेलरेट किया जाता है, इसकी रफ्तार बढ़ाई जाती है, और रफ्तार बढ़ाई जाती है तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और अगर इसमें एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो वो बिल्कुल 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाए, क्या नहीं हो सकता क्या भाई? ये तो हो सकता है ना। देखिए आप बाइक पे बैठे हैं, आपके हाथ में एक्सेलरेटर है, तो आप बाइक को जितना चाहें एक्सेलरेट करें, बढ़ाएं, घटाएं, कोई फ़र्क पड़ेगा? तो अगर ये जो लेबॉर्ट्री है ये स्पेस में है, अगर इसको एक्सेलरेट कराया जाए 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के हिसाब से, तो ये जो ऑब्जर्वर अंदर बैठा हुआ है ये क्या फील करेगा पता है आपको? ये एग्जैक्टली ऐसा ही फील करेगा जैसे ये ज़मीन पर है जी, बिल्कुल। सिर्फ आपको इस क्लोज लेबॉर्ट्री को एक्सेलरेट करवाना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से। और आपको पता है ना हमारी क्या है, जी की वैल्यू क्या है? जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी की वैल्यू क्या है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी की वजह से बॉडीज़ जो एक्सेलरेट करती हैं, फ्री फॉल बॉडी, ये यहाँ से यहाँ आई, तो एग्जैक्टली ये बॉडी भी यही महसूस करेगी। ये बॉडी भी अगर हम इतना इसको एक्सेलरेट करवाएं तो अंदर बैठा हुआ शख्स जो है ना, उसको कोई फ़र्क महसूस नहीं होगा कि वो स्पेस में है या फिर वो कहाँ पर है, ज़मीन पर है। तो ज़मीन पर आप 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या बोल रहे हैं? एक्सेलरेशन बोल रहे हैं ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ पर? ज़मीन पर। तो यहाँ तो ज़मीन नहीं है ना भाई, यहाँ तो ज़मीन नहीं है। आप इस बॉडी को एक्सेलरेट करवा रहे हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, लेकिन अंदर जो बैठा है बंदा, उसको फील ही नहीं होगा कि वो स्पेस में है या ज़मीन पर है। तो स्पेस में ऐसा क्या है आखिर? ग्रेविटी, जिसको आप एक्सेलरेशन समझ रहे हैं ना, या फिर एक्सेलरेशन जिसको आप ग्रेविटी समझ रहे हैं। तो ज़मीन पर मौजूद जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो असल में एक्सेलरेशन का ही दूसरा नाम है। हम जो देखते हैं ना, तो यहाँ पर इससे हमें पता लगता है यहाँ पर आके कि यार ग्रेविटी और एक्सेलरेशन, हम जो इसको समझ रहे हैं कि ग्रेविटी और एक्सेलरेशन दो अलग चीज़ें, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्सेलरेशन और ग्रेविटी एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। और ये इसी थॉट एक्सपेरिमेंट की मदद से आइंस्टाइन ने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। मीन्स फॉर एन ऑब्जर्वर इन क्लोज लैब, कोई एक ऑब्जर्वर अगर एक क्लोज लैब में मौजूद है, नो वे टू डिस्टिंग्विश, कोई तरीका नहीं है उसके पास कि वो फ़र्क बता सके। किस चीज़ में फ़र्क बता सके? दो पॉइंट लिख रहा हूँ यहाँ पर। पहला पॉइंट, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड। हमारी अर्थ है, ठीक है, इसकी फील्ड है, इसकी फील्ड को हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फील्ड बोलते हैं। और यहाँ पर आप कोई एप्पल वगैरह है, इसको जब ये छोड़ेंगे तो एप्पल क्या ये मार्कर है या एप्पल है, तो छोड़ देंगे तो क्या होगा? नीचे आएगा, फ्री फॉल होगा।
यहाँ से यहाँ पर आएगा, जी की वैल्यू क्या होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और जब इस क्लोज लेबॉर्ट्री को आप एक्सेलरेट करेंगे 9.8 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, और यहाँ पर भी ये बंदा अपने हाथ से एप्पल को जब छोड़ेगा तो वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा ये एप्पल यहाँ कर रहा है। यहाँ पर छोड़े हुए एप्पल की एक्सेलरेशन भी वही होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो यहाँ पर इस एप्पल की है जो ज़मीन पर। तो यहाँ तो कोई ज़मीन नहीं है ना भाई, यहाँ कहीं ज़मीन है, ये तो स्पेस में बंदा खड़ा हुआ है। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये क्या बोलेगा, ये तो यही समझेगा कि यार जैसे बिल्कुल उसको फ़र्क ही नहीं पता लगेगा कि मैं स्पेस पर हूँ या ज़मीन पर। जैसे ज़मीन पर एप्पल को छोड़ दिया जाता है ऐसे स्पेस में एप्पल को ये छोड़ देगा। लेकिन ये कब होगा, जब ये क्लोज लेबॉर्ट्री एक्सेलरेट करेगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से, तब ऐसा होगा। तो यही बात बताई जा रही है। मीन्स फॉर एन ऑब्जर्वर इन क्लोज लैब नो वे टू डिस्टिंग्विश, वो कोई फ़र्क नहीं बता सकता बिटवीन इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि हमारी अर्थ जो इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जैसे कि यहाँ पर एप्पल को छोड़ दिया नीचे चला गया, और इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय एक्सेलरेशन ऑफ लेबॉर्ट्री, इफेक्ट्स produced by acceleration of lab, acceleration of lab। तो आप स्पेस में अगर यही इसी तरह से अपनी लेबॉर्ट्री को एक्सेलरेट करवाते हैं तो आप टेंशन ना लें। आप स्पेस में जो क्या होता है वो वेटलेसनेस का शिकार होते हैं, है ना, उड़ रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, ऐसे ही हो रहा है, तो भाई कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं। अब आप स्पेस में उड़ेंगे नहीं, कोई चीज़ें उड़ेंगी नहीं, आप सिर्फ अपने क्लोज लेबॉर्ट्री को इस वैल्यू से एक्सेलरेट करवाएं और स्पेस में ज़मीन का मज़ा लें आप। ठीक है भाई, अगली वीडियो के अंदर हम इसका पार्ट 2 देखेंगे। हम कॉन्सिक्वेंसेस को डिस्कस करेंगे, टाइम 4th डायमेंशन है उसको ऐड किया गया, लाइट के बारे में बात की गई, और फिर क्या है ब्लैक होल्स जो हैं उसको डिस्कस करेंगे। यार ये ब्लैक होल क्या बला है, और लाइट जो है वो बैंड हो रही है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके अंदर जो कि अगली वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।